फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका रेसिडेंशियल पैरामाउंट स्कूल के चैनल में। जो आज हम फिजिक्स 9th क्लास के फिजिक्स के मोशन के बारे में पढ़ाएंगे। तो इस मोशन सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानकारी ले लें कि फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स है क्या। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस प्राकृतिक में होने वाली जो घटनाएं होती है, फेनोमेनन होती है, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। इट मीन्स डैट अगर इंग्लिश में बोला जाए कि फिजिक्स क्या होता है तो लिख सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स with a study of natural phenomenon यह इसका कंप्लीट डेफिनेशन होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन, कि प्राकृतिक फेनोमेनन के स्टडी करना ही आपका क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। यह फिजिक्स यानी कि साइंस का एक पार्ट होता है, ब्रांच होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है। तो जानते हैं मोशन इज आल्सो नेचुरल फेनोमेनन। Motion is the natural phenomenon in which an object changes its position over the time. Motion is the natural phenomenon in which an object change its position over the time। यानी कि मोशन भी आपका एक नेचुरल फेनोमेनन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने समय के साथ चेंज करते रहता है, बदलते रहता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते रहता है। तो आप उसी को हम और आप मोशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप, moving a car in a straight line। अगर कोई कार जो है मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पर, कोई कार है, मान लीजिए कोई कार है, ये इस स्ट्रेट लाइन है, ये मान लीजिए ए और बी पर कोई कार है, स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, वो चल रही है, तो इसको हम कहते हैं मोशन। यानी कि किस तरह का मोशन हो गया भाई, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। यानी कि ये कार अगर सीधा स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, तो उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई इस तरह का पाथ है और उस पे कोई आदमी है, पर्सन है, ये चल रहा है, ये जब रनिंग कर रहा है तो कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी अप आ रहा है, कभी डाउन जा रहा है, या जस्ट लाइक मान लीजिए पहाड़ वगैरह इस तरह का है। तो इस तरह का रास्तों पर अगर वो चल रहा है तो यह व्यक्ति का जो ये भी एक मतलब मोशन ही हुआ, लेकिन किस तरह का मोशन हो गया, तो इसको कहा जाता है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन। उसी प्रकार से एक और है, ले लीजिए पेंडुलम ऑफ क्लॉक। पेंडुलम ऑफ क्लॉक को देखिएगा, जैसे ही वो टाइम 8 o'clock होता है या 7 o'clock होता है, तो पेंडुलम ऑफ क्लॉक का जो ये जो
क्लॉक का जो पेंडुलम होता है यह मूव करने लगता है कभी टू एंड फ्रो के रूप में, कभी ये साइड कभी ये साइड। तो जो टू एंड फ्रो के रूप में मूव करता है ना, दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम दिया जाता है? ऑसिलेटरी मोशन। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे टू स्टेट ऑफ मोशन। चलो पहले इसे मिटा देते हैं। टू स्टेट ऑफ मोशन, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे कि स्टेट ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि स्टेट ऑफ मैटर, तो बोलते थे कि थ्री स्टेट ऑफ मैटर। 6th क्लास में 7th क्लास में भी पढ़ते थे कि थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस। बट इन फिजिक्स में टू स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। टू स्टेट ऑफ मैटर, टू स्टेट ऑफ मोशन, सॉरी, टू स्टेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। सेकेंड होता है स्टेट ऑफ मोशन। अब यहां पर स्टेट ऑफ मोशन यानी इससे पहले पढ़ लिए कि मोशन क्या होता है, तो मोशन इज द ब्रांच, सो मोशन इज द नेचुरल फेनोमेनन। ये भी एक फेनोमेनन होता है। इट इज द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ओवर द टाइम। अब इसी का हम टू पार्ट के रूप में, इसी मोशन को दो पार्ट के रूप में बांटते हैं, एक स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होता है और स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? तो स्टेट ऑफ रेस्ट इट मीन्स दैट, फर्स्ट स्टेट ऑफ रेस्ट इट मीन्स दैट कि जब एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी state of rest, any object is said to be rest position या state of rest if it doesn't change their position in the given interval of time या with respect to the time, उसे हम कहते हैं state of rest। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन में तब तक माना जाएगा जब तक वह अपने मीन पोजीशन से, अपने फिक्स्ड पोजीशन से अपने आप को चेंज नहीं करता है, अपनी उस पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ मूव नहीं करता है, तब वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहा जाता है। अब एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल जैसे बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल, टेबल पर रखा हुआ बुक रेस्ट पोजीशन में। बहुत सारे एग्जांपल हैं। दूसरा आता है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन इट मीन्स दैट कि एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी एट मोशन, एन ऑब्जेक्ट said to be at motion if it change its position with respect to the time। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर अपना पोजीशन चेंज करता है अपनी फिक्स्ड पॉइंट से वन प्लेस टू अनदर, तो उसे हम मोशन में कहते हैं। उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? मोशन में कहते हैं कि यह ऑब्जेक्ट आपका मोशन के रूप में है। अब एज एग्जाम्पल मान लीजिए एक कार अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे था, लेकिन वो कुछ देर के बाद मूव करके वो कार इस पोजीशन पे आ गया, यानी एक्स पोजीशन पर कार ए था, यह कार है, ठीक है, लेकिन मूव करने के बाद यह पोजीशन वाई पर आ गया, यह बी कार, यह कार ए जो है वाई पोजीशन पर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब कार अपनी पोजीशन पर था तब तक मूव नहीं था, लेकिन जैसे ही वो चला, ठीक है ना, मूव किया तो वो वाई पोजीशन पर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब
ये था दो स्टेट ऑफ मोशन, मोशन के दो स्टेट थे, एक स्टेट ऑफ रेस्ट था, एक स्टेट ऑफ मोशन हो गया। अब हमको पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे आपको पढ़ना होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के रूप में। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। तो आज हम जानते हैं कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो सारे क्वांटिटी जिसको हम मेजर्ड करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। जैसे किसको मेजर करते हैं आप, जैसे ये देखिए आपका ये मार्कर है, तो मार्कर को हम मेजर करते हैं कि भाई ये इसकी लेंथ सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, तो एक एग्जैक्ट मालूम करते हैं कि हाँ ये हमारा इतना सेंटीमीटर का लेंथ का, इतना थिकनेस जो है आपका, इतनी मोटाई है, इतना सेंटीमीटर लेंथ है ना। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तक उसकी क्वांटिटीज को मेजर नहीं करेंगे तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा कितना मीटर में, कितना सेंटीमीटर में, कितनी उसकी मोटाई है, उसकी कितनी डेप्थ है ना, ये पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए फिजिक्स में क्वांटिटीज को मेजर करना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए कहा गया है कि फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन ही होता है कि ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं। जैसे कि अगर हमारा लेंथ है तो लेंथ का मेजर मीटर से करते हैं, सेंटीमीटर से करते हैं, मिलीमीटर से करते हैं, बहुत तरह है। उसी प्रकार से अगर हमारा किलोमीटर से भी करते हैं, ठीक है। अब लेंथ हो गया, जिसको टेम्परेचर मेजर करना है। अब अगर हम टेम्परेचर का मेजर करें, टेम्परेचर, तो दोस्तों टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो भाई किसी को अगर मान लो कि फीवर आ गया तो थर्मामीटर उसको थर्मामीटर बोलते हैं ना, डॉक्टर थर्मामीटर बोलते हैं। जब उसको मेजर करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो उसमें शो होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट शो होता है। मेजर करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो सारा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। बिना मेजर किए हुए हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्या समय का मेजर नहीं करते हैं? समय का भी मेजर करते हैं। फिजिक्स में तो समय का मेजर हम लोग करते हैं जिसका स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड से करते हैं। सो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा पहले, ये तो एग्जाम्पल हो गया, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, वो सारी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर करते हैं, इसी को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जिसका ये एग्जाम्पल हो गया। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ, यानी टाइप्स ऑफ में या टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में दो होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर? उतार लो। चलो अब मिटाते हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है दोज क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, those physical quantities which can be described completely by its magnitude, it means that अपने साइज, अपने लेंथ के जरिए। और इसमें नो नीड डायरेक्शन,
एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, साइज की जरूरत होती है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, those quantities which can be completely described by its magnitude is called स्केलर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज, फिर बता रहा हूं, दोज क्वांटिटीज विच ओनली नीड मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल आपका डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये सब आपका स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारा है, ये सब आपका स्केलर क्वांटिटीज होता है। डिस्टेंस ये एक्चुअल लेंथ कवर्ड करता है, जिसमें किसी खास पार्टिकुलर डायरेक्शन में कवर नहीं करता है, कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड करता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के जरिए विद अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, बट नॉट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन में ये मूव करता है। सो हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो रही है, ये किसी खास पार्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो रही है। सो यह आपका डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। इस क्रम में बहुत सारे हैं आपका एग्जांपल। दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी वैसा क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपने साइज लेंथ के साथ साथ वो डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इट मींस दैट, अदर सेंटेंस में कहेंगे, दोज क्वांटिटीज विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज में एग्जांपल ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इटीसी कर दीजिए। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है। क्यों वेक्टर क्वांटिटीज है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द गिवन पाथ का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। जब उसमें केवल पार्टिकुलर डायरेक्शन के साथ एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को वो कवर करता है, तो हम कह सकते हैं कि यह डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटीज है, कि अकॉर्डिंग टू द वेक्टर क्वांटिटीज आपका क्या बताता है डेफिनेशन, कि वैसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। सो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी आता है। अब भैया फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स क्या मैं ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक डोर है। अब डोर को हम पुश कर रहे हैं, अब डोर को पुश कर रहे हैं, डोर खुल ही नहीं रहा है, आगे की ओर खुल ही नहीं रहा है। मेरा एक दोस्त है, वो डोर को पुल किया, वो खींचा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में खींचा। मैं उसके विपरीत डायरेक्शन में खींच रहा था, लेकिन नहीं खुल रहा था। लेकिन वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ये इट मींस अपोजिट डायरेक्शन में खुलना, एक अपोजिट डायरेक्शन में वो पुल किया और वो डोर ओपन हो गया, खुल गया। इट मींस दैट कि अगर हम किसी डोर पर अगर हम फोर्स अप्लाई किए और उसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम उसको खोल दिए, ओपन कर दिए, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यह फोर्स को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूव किए हैं, तो यह हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है,
अब नीड ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं। या नीड ऑफ यूनिट्स क्या है? तो विदाउट नीड यूनिट का, है ना, कोई काम नहीं बनने वाला है। हर चीज में यूनिट चाहिए। जब तक यूनिट नहीं होगी, है ना, तब तक कोई काम नहीं होगा। मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाते हो और चावल खरीदोगे, बोलोगे कि हमको 1 केजी चावल लेना है, तो वहां जाकर दुकानदार को बोलोगे कि हमको 1 केजी चावल देना, तो वो जानता है 1 केजी बोल रहा है, दे देगा। बोलोगे हमको 1 चावल देना, वो क्या बोलेगा, पागल आ गया क्या? 1 चावल नहीं होता है, 1 केजी। यानी कि चावल के साथ आप यूनिट ऐड करोगे तब जाकर के वो देगा। आप कहीं पर बोर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं, डोर बनाने के लिए जा रहे हैं, तो डोर का जब तक लेंथ मीटर, सेंटीमीटर, थिकनेस के बारे में नहीं बताइएगा। बेंच बनवा रहे हैं स्टूडेंट्स को बैठने के लिए, लेकिन बेंच का लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं बताइएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। यूनिट इंपॉर्टेंट होता है, बिना यूनिट का कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसका डेफिनेशन बोलेंगे कि इट इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड, it is the reference standard in term of which, it is the reference standard in term of which any physical quantities can measured. It is, फिर से समझ लीजिए, it is a reference standard in term of which any physical quantities is measured. या यूनिट क्या होता है? एक रेफरेंस होता है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिसमें हम किसी भी क्वांटिटीज के साथ ऐड करते, जोड़ते हैं, तभी जाकर के हम कोई वस्तु को निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जैसे टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, ठीक है। अब ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ आप यूनिट ऐड नहीं कीजिएगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बहुत मुश्किल है भैया। यूनिट को शो करना जरूरी होता है। टेम्परेचर में अगर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट अगर नहीं हो तो बहुत मुश्किल होता है। टाइम, टाइम का सेकेंड, अगर इसका स्टैंडर्ड नहीं हम यूनिट ऐड करेंगे तो मुश्किल है कि हम किसी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह, चाहे किसी तरह का इसका साइंटिफिक वर्क करने में भी प्रॉब्लम हो। लेंथ, लेंथ का मीटर, किलोमीटर, ये सब का यूनिट अगर हम नहीं डालेंगे तो फिर मुश्किल होता है किसी चीज़ को मेजरमेंट करना। इसलिए हम इन सारे चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए यूनिट ऐड करना जरूरी होता है। लेकिन आपको बताते चले कि पहले के समय में हर देश का अलग अलग सिस्टम हुआ करता था, यूनिट सिस्टम, है ना। कोई सीजीएस सिस्टम अपनाता था, कोई फुट, पाउंड, सेकेंड, इस तरह का सिस्टम अपनाता था, कोई मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इस तरह का सिस्टम अपनाता था। यानी हर देश का अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। अब इसमें क्या होता था कि साइंटिफिक रिसर्च करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। उस देश कोई और रिसर्च किया भैया, उसका पता चला कि उसका लेंथ साइज अलग है, वो देश का अलग रिसर्च किया, उसका पता चला कि उसका कुछ अलग है। एक दूसरे का कॉमन यूनिट नहीं हो पाता था। साइंटिस्ट लोग बहुत परेशान होते थे कि हम लोगों में आपस में एक कॉमन नहीं बन पा रहा है यूनिट्स। इसलिए उन्होंने शायद फ्रांस या यूरोप में एक मीटिंग की है जिसमें से पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन यूनिट होना चाहिए जो पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट करेगा। अगर हम अमेरिका में या अपने देश में अगर मीटर पढ़ेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में मीटर ही कॉमन होना चाहिए। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया। आज हम लोग उस स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, जो लेंथ, किलोमीटर, जिसको एक मीटर हो गया, और एक हो गया आपका किलोग्राम, यानी कि केजी, आपको कहिए किलोग्राम, और ये हो गया सेकंड, यानी टाइम से रिलेटेड हो गया। तो और ये मास से रिलेटेड हो गया, सॉरी,
ये हो गया मास से रिलेटेड, ये हो गया लेंथ से रिलेटेड लेंथ मास टाइम से रिलेटेड हो गया, जो कॉमन होगा यही पूरे वर्ल्ड में इसको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका टाइम यूनिट स्टैंडर्ड था, जिस विदाउट यूनिट को हम और आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। हर फिजिकल क्वांटिटीज में यूनिट का होना जरूरी होता है। उतरिए। इन, इन, ओके, तो आज का इतना ही दोस्तों। फिर हम अगले क्लासेस में पढ़ाएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। सो गुड बाय।